हेलो क्लास 8th स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने पोएम के क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो आई होप सभी ने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा और अच्छे से लर्न कर लिया होगा। आज हम चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राक्षस का बगीचा कैसा था, राक्षस कहाँ गया था। राक्षस का बगीचा बहुत ही सुंदर और भव्य था। उसमें हरी घास मखमल की तरह बिछी हुई थी। बगीचे में अनेक प्रकार के फूल खिले हुए थे और आसपास का जो वातावरण था इन सुगंधित फूलों से बहुत ही सुवासित था, मतलब बहुत ही सुंदर लगता था। उसमें मोलश्री के वृक्ष भी थे जिसमें वसंत ऋतु के दौरान श्वेत कलियां खिलती थी और शरद ऋतु में वृक्ष फलों से लद भी जाते थे जिन पे बैठकर पक्षी जो है मधुर ध्वनियों में अपने गीत गाया करते थे, है ना। कुल मिलाकर राक्षस का जो बगीचा था वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक था और जिसमें घास बिछी हुई थी। ऐसी लगती थी वो घास जैसे मखमल बिछा रखा हो, मखमल की तरह लगती थी। उसमें कई प्रकार के फल भी लगे हुए थे, फूल भी लगे हुए थे और इस प्रकार का जो वातावरण था वो उसको देखकर मन गदगद हो जाता था, बहुत खुशी से आनंदित हो जाता था। उसमें एक मोलश्री करके वृक्ष भी थे, है ना, जिसमें जब वसंत ऋतु आती थी तो सुंदर सुंदर सफ़ेद कलर की जो कलियां और फूल है जो वो खिल जाते थे, जिससे और भी वो उसमें चार चांद लग जाते थे और बहुत ही सुंदर लगता था, जिस पर पक्षी भी बैठकर बहुत सुंदर और मधुर संगीत सुनाया करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राक्षस कहाँ गया था। तो राक्षस अपने किसी दोस्त से मिलने दूर देश गया था, है ना। राक्षस अपने दोस्त से मिलने कहीं दूर देश गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राक्षस क्या देखकर क्रोधित हो गया और उसके बाद उसने क्या किया। तो राक्षस क्या देखकर क्रोधित हो गया था, उसने अपने बगीचे में बच्चों को आते हुए देखा तो वो आग बबूला हो गया था, मतलब वो क्रोधित हो गया था, मतलब बच्चों को उसके बगीचे में आते हुए देखकर वो गुस्सा हो गया था। उसने डांटकर बच्चों को भगा दिया और उसके बाद उसने बगीचे के चारों ओर जो है ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी, जिससे सारे टूटे रास्ते जो बंद हो गए और मुख्य दरवाजे पर बोर्ड लटका दिया जिस पर क्या लिखा था, यह आम बगीचा नहीं है, इसमें प्रवेश वर्जित है और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा वह दंड का भागी होगा। मतलब ये आम बगीचा नहीं, इसमें कोई भी आ जा नहीं सकता, है ना। इसमें जो भी आएगा उसको पनिश मिलेगी या पनिशमेंट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राक्षस को देखते ही सारे बच्चे भाग गए, है ना, क्योंकि बच्चे राक्षस से बहुत डरते थे। ओके, और राक्षस जब नीचे उतर कर बाहर आया तो देखता है कि वहां पर एक जो छोटा बच्चा था वो वहां पर खड़ा हुआ था और वह देखने में बहुत ही भोला और अच्छा सुंदर लग रहा था। वह इतना छोटा था कि डालियों तक भी, पेड़ की डालियों तक भी नहीं पहुंच पा रहा था और वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। वो कोशिश जरूर कर रहा था लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था, जिस कारण वह रो रहा था और इधर उधर देख रहा था, है ना, बार बार इधर उधर देख रहा था कि कोई दिख जाए तो मेरे को उठाकर तो बिठा दे। तो वह वृक्ष अपनी डाली झुकाई, वृक्ष ने, और बच्चे से क्या कहा कि तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। फिर भी बच्चा नहीं चढ़ पाया क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। तो ये सारा दृश्य जब राक्षस देखता है तो वो घबरा जाता है और द्रवित हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राक्षस को कब लगा कि उसके बाग में वसंत का आगमन हो गया है। एक दिन क्या होता है कि राक्षस अपने बिस्तर पर लेटा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसी दौरान उसके कानों में एक महक ध्वनि सुनाई दी। उसने क्या सुना कि उसने एक गीत सुना और गीत इतना मनमोहक था, इतना मधुर था कि उसे लगा कि शायद कोई राजा के गायकों की टोली इधर से गुजर रही है। तो वास्तव में उसने खिड़की से बाहर जाकर देखा तो बाहर कोयल जो है कूक रही थी, कोयल मधुर संगीत सुना रही थी। उसने यह आवाज़ इतने साल बाद, इतने अरसे बाद सुनी थी कि आज उसे कोयल का यह गायन संसार का सबसे सुंदर गीत प्रतीत हो रहा था। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि संसार में जो है इससे सुंदर तो कोई गीत है ही नहीं। इस संगीत के बाद ओलों ने बरसना बंद कर दिया और प्रचंड हवाओं के वेग भी थम गए और उनका जो गर्जन है, गड़गड़ाहट जो हो रही थी वो बंद हो गई और खिड़की से एक मनमोहक सुगंध अंदर आने लगी और वह खुश हो गया। उसने स्वयं से कहा कि मुझे लग रहा है कि अंततः मेरे बाग में वसंत का आगमन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को कब लगा कि राक्षस का हृदय परिवर्तित हो गया है, कहानी के आधार पर लिखिए। एक दिन राक्षस सीढ़ी से उतरकर नीचे आया
और सामने वाला दरवाजा खोलकर बगीचे में आया। उसे देखते ही सारे बच्चे इतना डर गए कि सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए, मतलब डर के भाग गए। एक केवल एक छोटा सा बच्चा बच गया, क्योंकि वह इतना छोटा था कि भाग नहीं सकता था। तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह राक्षस के पास आते नहीं देख सका। बच्चों के जाते ही बगीचे में पुनः शीत ऋतु जो है वो वापस से छा गई, और राक्षस उस बच्चे के पास आया और उसे पीछे से पकड़कर प्यार से वृक्ष की डाली पर उसने बिठा दिया। ऐसा करते ही बाग में जो है बाहर छा गई और फूल खिल गए, और जो सारे पक्षी हैं जो वो चहचहाने लगे, गीत गाने लगे, और बसंती हवा चलने लगी। और उस छोटे बच्चे ने भी अपने हाथ फैलाकर राक्षस को जो है राक्षस के गले में डालकर उसे चूम लिया। और ये जो सारा दृश्य है सब बच्चे देख रहे थे, तो वे समझ गए कि अब राक्षस पहले जैसा नहीं रहा, और उसका हृदय जो है परिवर्तित हो गया, और उसने अपनी दुष्टता त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राक्षस का बाग में बच्चों को न आने देने का फैसला सही था या गलत था? इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने मन से देंगे, मतलब पाठ के आधार पर आप देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। संज्ञा आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, थर्ड फोर्थ से। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा मीन्स किसी का भी नाम। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ओके, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक और क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक, तो सबके डेफिनेशन आपको पढ़ना है और समझना है। ये आप अपनी बुक के पेज नंबर 15 पर देख के सारी डेफिनेशन लर्न करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी विशेष व्यक्ति, प्राणी या वस्तु, स्थान का नाम, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे शरद, मोलश्री, वसंत, इस तरीके से। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, स्थान, वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल, अब फूल में संपूर्ण जाति का जितने भी तरह के फूल है, सभी फूल आ गए, है ना। पक्षी में सभी तरह के पक्षी आ गए। बगीचे में सभी प्रकार का बगीचा आ गया। तो ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे फूल, किसी एक फूल का नाम नहीं लिया मैंने, कमल, मोगरा, गुलाब ऐसा नहीं बोला मैंने, क्या बोला है? फूल। तो उसमें सारे प्रकार के फूल आ गए। इस प्रकार से कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा। ओके, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ठंड, बुढ़ापा, दुष्टता, बचपन, इस प्रकार से। ओके, जिसमें भाव का बोध होता है वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जैसे उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल, सोना, ये इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मंडली, समूह, कतार, लोक आदि। तो इसमें क्या समझने की बात है? समूहवाचक में एक ही जाति के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है ना। जो झुंड होता है वो एक ही प्रकार के वस्तु, जैसे लोग तो सभी प्रकार के लोग आ गए उसमें। कतार तो पूरी कतार लगी हुई। जैसे चाबियों का गुच्छा, तो उसमें सभी प्रकार की चाबी है। तो एक ही जाति, मतलब आपको ध्यान रखना है कि एक ही जाति, व्यक्ति अथवा वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ओके, आई थिंक आपको संज्ञा समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने आपको समझाया द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। कोई से भी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। द्रव्य पदार्थ सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयोग होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयोग होता है? तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है, तब उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है ना। मतलब जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध नहीं कराकर, मतलब किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं कराकर, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराकर उस व्यक्ति जैसे संपूर्ण गुण या दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है,
तो उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होने लगता है। ओके, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा कब जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। भाववाचक संज्ञा जो है वो कब जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है, तो जब यदि भी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है, लेकिन जब किसी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में होने लगता है तब वह जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। जैसे बुराइयों को हमेशा अनदेखा करना चाहिए, मतलब जो भाववाचक संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन में होती है, लेकिन जब अगर वो बहुवचन में है ना, तो वो भाववाचक संज्ञा क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा। ओके, तो आई होप आपको सबको यहाँ तक क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, संज्ञा का भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको अपनी कॉपी में लिखना है, सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं और पीडीएफ बना के मुझे सेंड करने हैं। जो बच्चे मुझे पीडीएफ बनाकर सेंड नहीं करेंगे उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके।